जय हिंद साथियों, समसामयिक घटनाक्रम की श्रृंखला में आज हम फिर उपस्थित हुए हैं एक विशेष टॉपिक के साथ। और आज हमारा टॉपिक है गगनयान। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के दृष्टिकोण से, प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। गगनयान यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है और व्यापम द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अभी 2 या 3 वर्ष पहले व्योम मित्र के विषय में पूछ चुकी है, जब गगनयान काफी चर्चा में रहा था। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के अगर हम सिलेबस को देखते हैं तो यूनिट 9 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स यहां से, और यूनिट 7 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इन दोनों टॉपिक में यह गगनयान और व्योम मित्र हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए चर्चा करते हैं। गगनयान, भारत अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला किस क्रम का देश? यहीं से हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्या बनेगा? भारत अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला किस नंबर का या किस क्रम का देश बन गया है? तो यह चौथे नंबर का देश बन गया। तो प्रश्न उठता है कि सर, जब भारत चौथे क्रम का देश है तो प्रथम 3 देश कौन कौन से? तो हम बात कर लेते हैं। रूस को पहले यूएसएसआर कहा जाता था, सोवियत संघ कहा जाता था। उसके बाद अमेरिका और फिर चीन। ये 3 देश भारत के पहले। देखिए, जून 2023 में एक रिपोर्ट जारी हुई थी, उसके अनुसार लगभग 656 लोग स्पेस में जा चुके हैं और 602 लोग लगभग अर्थ की ऑर्बिट में ट्रेवल कर चुके हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये 600 लगभग 600 लोग केवल और केवल इन 3 देशों की मोनोपॉली के अंतर्गत आते हैं, रूस, अमेरिका और चीन। अगर भारत अपने गगनयान में सफल हो जाता है तो भारत विश्व का चौथा देश बन जाएगा। तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि भारत विश्व का किस क्रम का देश रहेगा? चौथे क्रम का। भारत के अलावा ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि भारत के अलावा विश्व के ऐसे कौन कौन से देश हैं जो अंतरिक्ष में मानवयान या मानव को भेज चुके हैं? तो रूस या यूएसएसआर, सोवियत संघ, अमेरिका और चीन। आपको ऑप्शन में फ्रांस, जर्मनी या ईयू इत्यादि ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं गगनयान के बारे में। गगनयान मिशन कब जाना है? वैसे तो 2018-19 से 2015 अगस्त 2018 को माननीय श्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से घोषणा करते हैं इस मिशन की। 2019 में हमारे एस्ट्रोनॉट्स, हमारे जो गगनयान में जाने वाले लोग थे, वो रशिया जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। अभी हम देखेंगे किस सेंटर में जाते हैं। परंतु उसके बाद एक बहुत बड़ी महामारी, कोविड महामारी हमारे समक्ष आ जाती है और इसके कारण यह मिशन थोड़ा सा लेट हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम इस महामारी से, इन समस्याओं से फ्री हुए, इन समस्याओं से हमने निजात पाया, तो फिर से एक बार हमने इस मिशन पर काम करना शुरू किया और संभवतः अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वर्ष के अंत तक इस मिशन को अर्थ के ऑर्बिट में भेज दिया जाएगा। तो हम देखते हैं कि मिशन संख्या, मतलब गगनयान जो है वह 3 चरणों में, या हम कहें कि 2 चरणों में मानव रहित और मानव युक्त भेजा जाएगा। इस मिशन की विशेषता ही यही है कि हम पहले मानवों को नहीं भेजेंगे, हम पहले भेजेंगे इस मिशन को मानव रहित। हम पहले रोबोट्स को भेजेंगे, हम देखेंगे कि क्या हमारा मिशन सफल होता है, उसके बाद हम मानवों को अंतरिक्ष में भेजने का प्रयत्न करेंगे। तो 2 मानव रहित मिशन है और 1 मानव युक्त मिशन है। इस प्रकार यह गगनयान 3 चरणों या 3 प्रकार से प्रतिपादित किया जाएगा। 2 मानव रहित में एक होगा जीवन मिशन। आपसे प्रश्न बन सकता है, जीवन मिशन निम्न में से किसका सब मिशन है? मंगल मिशन, शुक्र मिशन, आदित्य मिशन या गगन मिशन? तो यहां से भी गगनयान, यहां से भी पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा आपको व्योम मित्र से। व्योम मित्र के बारे में हम चर्चा करेंगे कि व्योम मित्र क्या होता है, व्योम मित्र किसके द्वारा, पीएससी ने पूछा था व्योम मित्र किसके द्वारा, या व्योम मित्र कौन सी संस्था का रोबोट है? उसमें था डीआरडीओ था, आपका पुणे का संस्थान था, इसरो था। तो यह सीधा सीधा प्रश्न था कि इसरो जो है वो व्योम मित्र को उसने लागू किया या व्योम मित्र को बनाया। तो व्योम मित्र के बारे में हम बड़ी चर्चा करेंगे। और एक देख लें, एक मिशन जाएगा मानव युक्त। अभी 4 लोगों के नाम हमारे सामने आए थे जो गगनयान, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 लोग आप याद रखेंगे। भारतीय वायुसेना में सभी लोग विंग कमांडर के पद पर हैं। हम देखें कि जब राकेश शर्मा रशिया से उड़ान भरी थी उन्होंने, और जब वो अंतरिक्ष में गए थे तब वो भी इंडियन एयरफोर्स से संबंधित ही थे। तो नॉर्मली इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर या ऐसे लोग जो इस कार्य को करने में सक्षम है, उन्हें ही चयनित किया जाता है। तो आपसे ये नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत जरूरी है, यहां से प्रश्न बन सकता है। निम्न में से किसे गगनयान मिशन के लिए
चयनित नहीं किया गया? ऐसा कुछ प्रश्न बन जाएगा। या निम्न में से वह कौन व्यक्ति है, इन चार में से कोई एक नाम आएगा जिन्हें गगनयान मिशन के अंतर्गत भारत या पृथ्वी में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, पृथ्वी के ऑर्बिट में भेजा जाएगा। तो देखते हैं, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, पहले ए वाले याद कर लें, अंगद और अजीत, और फिर प्रशांत और शुभांशु। आप मेरे नाम से भी याद कर सकते हैं, प्रांशु, प्र फॉर प्रशांत, शु शुभांशु, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो अंगद प्रताप और अजीत कृष्णन, यहां ए से नाम आ जाएगा, अंगद अजीत, प्रशांत शुभांशु, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। तो ये चार नाम आपको याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसके पहले हम देख रहे थे, इस मानव युक्त मिशन को ऑर्बिटल मॉड्यूल के नाम से जाना जा रहा था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। आपको याद रखना है, एक तो व्योममित्र, दूसरा याद रखना है ये चार नाम। तो चार नाम तो हमने याद कर लिए, पहले ए से जो शुरू हो रहे थे, अंगद अजीत और प्रशांत शुभांशु, ऐसे याद कर लो, अंगद अजीत और प्रांशु से प्रांशु, प्रशांत और शुभांशु। फिर हम देखते हैं व्योम मित्र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में एक प्रश्न बन भी चुका है, तो थोड़ा सा हम व्योम मित्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसके पहले हम देखेंगे, ये जो चार लोग हैं, इन्होंने 2020-21 में 2000 हमने बताया, आप चर्चा करी थी कि 2018 में मोदी जी ने इस मिशन की घोषणा करी थी, परंतु बीच में कोविड आ गया और कोविड आने के कारण यह मिशन थोड़ा सा रुक गया। और इन अंतरिक्ष यात्रियों को, जो चार लोग जा रहे थे, उन्हें कहां ट्रेनिंग दी गई थी? तो रूस के यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग, कर लीजिए यहां पे, यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में इनको प्रशिक्षण दिया गया। और यह किसकी उपसंस्था है? रोस्कोमोस। जिस प्रकार इंडिया की अगर हम बात करें, तो इंडिया की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? इसरो। जिस प्रकार अगर हम बात करेंगे यूएसए, तो यूएसए की आप सभी जानते हैं, आप में से कोई भी बता देगा, नासा। और इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि रशिया या सोवियत रूस, अब तो रूस हो गया है, तो उसकी कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? तो रोस्कोमोस। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। आपसे पूछेंगे कि रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम बताइए। अब आपके मन में प्रश्न क्या उठेगा कि ऐसे तो हमें सबके याद करना पड़ेगा, जापान का भी याद करेंगे, फ्रांस का भी याद करेंगे, ब्रिटेन का भी याद रखेंगे। तो आपको सिलेक्टेड याद करना है, रोस्कोसमोस। इसलिए आपको पूछा जा रहा है क्योंकि यहां से हमारे जो गगनयान के व्यक्ति हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही थी। इसकी उपसंस्था है ये यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर। यहां से प्रश्न यहां से कम बनेगा, रोस्कोसमोस से ज्यादा बन सकता है। इसके बाद देखें, चार लोगों का चयन किया गया है, लेकिन 3 यात्रियों को ही अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। यहां पे कोरोना शब्द छूट गया है। कोरोना के कारण, कोरोना या कोविड के कारण ट्रेनिंग रुकी। कोविड के कारण इनकी ट्रेनिंग बीच में रोकनी पड़ी थी, क्योंकि 2021 में गए थे और उसी दौरान कोरोना आ गया था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, रोस्कोसमोस की कौन सी एजेंसी है जिसने इनको प्रशिक्षण दिया है। और 3 यात्री भेजेंगे, 3 यात्री 3 दिवस तक अंतरिक्ष में रहेंगे, अंतरिक्ष के लोअर ऑर्बिट में रहेंगे, लियो में। निम्न कक्षा में आगे हम देखेंगे। ठीक है, चलिए, इसरो द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम, यह भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जो टॉपिक करंट में रहते हैं वहां से कुछ भी प्रश्न बन सकते हैं। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि कितने दिवसीय, तो पहले यह 7 दिवसीय था, लेकिन 7 दिवसीय को रोककर फिर से 3 दिवसीय किया गया, 3 दिन का कार्यक्रम किया गया। और पृथ्वी की कौन सी कक्षा में जाएंगे? तो निम्न भू कक्षा, इसे बोलते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट। यूनिट 7 में जब हम अंतरिक्ष विज्ञान पढ़ते हैं, तो ऊंचाई के आधार पर हम अर्थ की, हम पृथ्वी की 3 कक्षाएं पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं लियो, जिसे कहते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट, निम्न भू कक्षा। एक पढ़ते हैं मियो, जिसे कहते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट। और एक पढ़ते हैं जियो, जियो अर्थ ऑर्बिट। यहां से भी प्रश्न बन सकता है। क्या प्रश्न बनेगा सर? इनकी ऊंचाई से प्रश्न बन सकता है, इनके उपयोगिता से प्रश्न बन सकता है। जैसे लियो, जो निम्न भू कक्षा है, लोअर अर्थ ऑर्बिट है, इसकी ऊंचाई लगभग 160, कोई कोई किताबें आपको 200 किलोमीटर भी दे देती हैं। तो 160 से लगभग 2000 किलोमीटर ये लोअर अर्थ ऑर्बिट होता है। और ये लगभग जो हमारा मिशन जा रहा है, ये लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमारा मानव युक्त यान रहेगा। तो ये आप देख रहे हैं कि 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहेगा। और लोअर अर्थ ऑर्बिट कितना होता है? 160 से 2000 किलोमीटर। तो ये भी पूछा जा सकता है कि गगनयान में भेजे जाने वाले मानव पृथ्वी की निम्न में से किस कक्षा में ट्रेवल करेंगे, या किस कक्षा में जो है अनुसंधान करेंगे? तो किस कक्षा में करेंगे? लियो में, लोअर अर्थ ऑर्बिट।
अब जब लोअर अर्थ ऑर्बिट जाना है तो आप जानते हैं हमारे पढ़ने का एक तरीका है, एक सिस्टम है कि हम किसी भी चीज को जब एक शब्द आता है तो उससे नया प्रश्न बनाने की या नया कोई फैक्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जब लियो पढ़ लिया तो मियो भी पढ़ लीजिए। मियो मतलब मीडियम अर्थ ऑर्बिट, मध्यम भूकक्षा। सर इसकी ऊंचाई कितनी होती है? इसकी ऊंचाई अगर लगभग में देखोगे तो 2000 किलोमीटर से लगभग तो होती है 36,000 किलोमीटर, लेकिन इसका एग्जैक्ट आपसे पूछा अगर जाए तो यह होती है 35,786 किलोमीटर। यह ध्यान रखिएगा। तो ये याद हो गया। आपसे यूनिट 7 में क्या प्रश्न बनेगा? लियो की ऊंचाई होती है 160 से 2000, मियो की ऊंचाई होती है 2000 किलोमीटर से लगभग 36,000 या एग्जैक्ट देखें तो 35,786 और 35,786 किलोमीटर के ऊपर जितना भी रहेगा वो क्या रहेगा? जी। क्या ये चीज याद रहेगी? ठीक है। इससे संबंधित और हम उपयोगिता के बारे में भी बात कर लें। ठीक है, अलग से देख लेते हैं। यहां पे हम देख रहे थे लियो, लियो की ऊंचाई देखी थी हमने 160 टू 2000, मियो की देखी थी 2000 से 35,786। एक बार इस फैक्ट को जरूर रीचेक कर लीजिएगा। जियो अर्थ ऑर्बिट ये है 35,786 से ऊपर। इसकी उपयोगिता भी पूछ लेते। सर इसका उपयोग कहां किया जाएगा? इसका इस कक्षा में कैसा उपयोग किया जाएगा और इस कक्षा में घूमने वाले जो सैटेलाइट होते हैं उनका उपयोग कहां किया जाता है? तो लियो में जो सैटेलाइट घूमते हैं उनका उपयोग किया जाता है रिमोट सेंसिंग। ये प्रश्न बन जाएगा आपसे कि रिमोट सेंसिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले सैटेलाइट को पृथ्वी की किस कक्षा में स्थापित किया जाता है? लियो में। जो नेविगेशन होता है हमारा, जो जीपीएस इत्यादि होता है वो सब काय में आता है? मियो में आता है। और जियो में संचार उपग्रह। एक बेसिक सी बात है कि सबसे जल्दी सैटेलाइट कौन सा चक्कर लगाएगा? लियो का, क्योंकि अर्थ के छोटे से ऑर्बिट में ये आपका अर्थ है। तो ये यहां से 160 में लियो, यहां से मियो है और इसके आगे जियो है। तो निश्चित बात है कि जब कोई एक सैटेलाइट पास से चक्कर लगाएगा तो जल्दी लगा देगा, थोड़े दूर से लगाएगा तो ज्यादा टाइम लेगा और ज्यादा दूर से लगाएगा तो और ज्यादा टाइम लेगा। इसलिए जियो में समय कितना लगता है? लगभग 24 घंटे। इसको लगभग 90 मिनट लगते हैं, इसको 4 से 6 घंटे एग्जैक्ट हम इसको जान लेंगे। आप इसका याद रखिए 24 घंटे कौन सी कक्षा में लगते हैं, इसलिए तो इसे संचार में प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि ये 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाया जा रहा है। आपसे एक प्रश्न अगर पूछ लिया जाए कि पूरी पृथ्वी को कवर करने के लिए, हालांकि ये विषयांतर प्रश्न है, फिर भी आप ध्यान रखिए पूरी पृथ्वी को अगर कवर करना है वो अलग होता है, वो सूर्य तुल्यकालिक भूतुल्यकालिक अलग उपग्रह है। फिर भी एक बेसिक कंसेप्ट जान लीजिए कि पूरी पृथ्वी को कवर करने के लिए कितने सैटेलाइट का उपयोग करना पड़ेगा? 3। अगर संचार में पूरी पृथ्वी को कवर करना पड़े तो सीधा पूछते पूरी पृथ्वी पर कितने सैटेलाइट स्थापित किए जाएं, तो 3 अलग अलग दिशाओं में 3 सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं। चलिए विषय पर वापस आते हैं। तो आपको समझ में आ गया है लियो, मियो और जियो, इनका ऊंचाई पूछी जा सकती है, इनकी उपयोगिता पूछी जा सकती है। आगे हम बात करते हैं, फिर से विषय पर आते हैं। तो इसरो द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम निम्न कक्षा में स्थापित किया गया। रॉकेट कौन सा प्रयोग किया गया? तो इस रॉकेट को GSLV Mark 3, इसी रॉकेट को कहते हैं बाहुबली रॉकेट। ध्यान रखिएगा, हाल ही में हमने एक मिशन भेजा है, भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि अंतरिक्ष विज्ञान में, चंद्रयान तृतीय। और चंद्रयान तृतीय में किसका प्रयोग किया गया था? इसी GSLV Mark 3 का प्रयोग किया गया। हम कोशिश करेंगे कि भारत के जितने भी मिशन हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे कि क्या उसकी आपको आवश्यकता है, तो हम कोशिश करेंगे चंद्रयान 1, 2, 3 तीनों चंद्रयान के बारे में, शुक्रयान, मंगलयान और आदित्य L1, इनके विषय में अलग से एक वीडियो में चर्चा कर देंगे। चलिए वापस आते हैं। तो कौन से, अब हो सकता है ये फेमस हो गए, आपको ऑप्शन में ये आएगा ही नहीं कि साहब किसका प्रयोग किया जा रहा है? GSLV Mark 3। तो GSLV Mark 3 को क्या बोलते हैं? LVM3 भी बोलते हैं। यहां पे और लगा हुआ है, इसको LVM3 भी बोलते हैं। LVM3 का फुल फॉर्म लॉन्च व्हीकल मार्क 3। और चूंकि गगनयान में हम किसको भेज रहे हैं? मानव को भेज रहे हैं। चंद्रयान में हमने नॉर्मली मशीन भेजी थी, प्रज्ञान भेजा था, विक्रम भेजा था, लेकिन मानव, गगनयान में किसको भेज रहे हैं? मानव को भी भेज रहे हैं। तो चूंकि इसका एक और नाम, चूंकि मानव को भेजा जा रहा है तो उसे डिजाइन वैसा करना पड़ेगा कि इसमें कोई भी मनुष्य रह पाए, तो इसलिए इसका एक और नाम क्या दे दिया? ह्यूमन रेटेड LVM3।
हो सकता है आपसे पूछे गगनयान में प्रयुक्त किया जाने वाला यान या रॉकेट कौन सा है। जीएसएलवी मार्क 3 आप रट कर गए, ये ऑप्शन में ही नहीं मिला, क्योंकि गगनयान तो मानव युक्त है और मानव युक्त में कौन सा आएगा, ह्यूमन रिट। कुछ नहीं, इसी को मॉडिफाइड किया गया मानव के हिसाब से। लोग बैठ पाए, 3 की सीट है, 3 लोग जाएंगे, 4 को प्रशिक्षित किया जा रहा है, 3 की सीट है तो वो उस हिसाब से डिजाइन करेंगे। इसमें तो आप लगाएंगे HR या HLMV3, सॉरी HLVM3, ह्यूमन रेटेड LVM3। ये भी आपसे बन जाएगा। एक और छोटा सा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सर ये रॉकेट छोड़े कहां से जाते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिए। ये रॉकेट छोड़े जाते हैं, वैसे आपको पता होगा कि आप बताएंगे मुझे, ये रॉकेट छोड़े जाते हैं श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा से छोड़े जाते हैं। ये हमारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है यहां पर, ठीक है। आप जरूर बताएंगे कि ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र या श्रीहरिकोटा में जो भी हमारा केंद्र स्थापित है, ये किस झील के किनारे है और किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो श्रीहरिकोटा से हमारी ये रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। हाँ, वर्तमान में एक तथ्य और आप याद रखिए, एक अच्छा तथ्य मुझे याद आ रहा है कि अब श्रीहरिकोटा में क्या होता है कि जब भी हम किसी रॉकेट को भेजते हैं तो ये पृथ्वी है, इस पर 3 रेखाएं होती हैं, ये भूमध्य रेखा होती है, ये कर्क रेखा होती है, ये मकर रेखा होती है। 90 अक्षांशों की बात करें तो 3 मुख्यतः, ये 0 डिग्री होता है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है, ये 23.5 डिग्री साउथ होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि जब भी हम रॉकेट को लॉन्च करें तो भूमध्य रेखा के पास से लॉन्च करें। अब भारत की स्थिति लगभग ऐसी आएगी, तो अभी हम यहां से कर रहे हैं श्रीहरिकोटा से। अब हमने एक नया प्रक्षेपण केंद्र हम डेवलप कर रहे हैं, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत द्वारा डेवलप नया प्रक्षेपण केंद्र कौन सा है, तो यह ध्यान रखिए, कुलशेखरपट्टनम, कुलशेखरपट्टनम तमिलनाडु में स्थापित। चूंकि रीजन क्या है, भूमध्य रेखा से ज्यादा करीब है, इसलिए इसको नया। तो यह भी पूछा जा सकता है श्रीहरिकोटा के अलावा भारत का नवीन प्रक्षेपण केंद्र कौन सा है, कुलशेखरपट्टनम। चलिए आगे आते हैं, यहां पे हमें समझ में आ गया। अगर ऑप्शन में GSLV नहीं आएगा तो हम LVM3 लगा देंगे, अगर LVM3 नहीं आएगा तो HLMV3 लगा देंगे, अगर ये भी नहीं आएगा तो आप इनमें से कोई नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि इनके अलावा और कोई नाम नहीं मिलते। चलिए देखते हैं इसमें क्या शामिल है। तो 2 पेलोड शामिल है, क्रू मॉडल, मानव को ले जाने के लिए क्रू मॉड्यूल है, सर्विस मॉड्यूल में 2 तरल प्रणोदक इंजनों द्वारा संचालित किया जा रहा है, ठीक है। यहां पे एक चर्चा और हम कर सकते हैं, GSLV M3, तो इसके पहले सर कौन से रॉकेट होते थे। इसके पहले रॉकेट की बात करें तो सबसे पहले भारत ने जो स्थापित किया था वो किया था SLV, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। और आपको ध्यान हो, भारत की धरती से जो पहला हमारा सैटेलाइट गया था रोहिणी, वो किससे गया था, इसी से गया था, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल SLV। इसमें क्या होता था, 5 चरण का था, इसमें केवल और केवल ठोस इंजन का प्रयोग किया जाता था। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा और विकास किया, तो हम ऑगमेंटेटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल ले आए, ASLV ले आए। इसमें 4 चरण का होता था, इसमें भी ईंधन के रूप में काय का प्रयोग किया जाता था, ठोस का ही प्रयोग किया जाता था। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसका प्रयोग अभी हमने सबसे ज्यादा किया है, PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसमें क्या होता था सर, इसमें 4 तरीके से भेजा जाता था, 4 चरणों में भेजा जाता था। पहले में ठोस, फिर द्रव, फिर ठोस और फिर द्रव। तो यह भी पूछा जा सकता है, PSLV के प्रथम और तृतीय चरण में ठोस ईंधन का, जबकि द्वितीय और चतुर्थ चरण में द्रव ईंधन का प्रयोग किया जाता है। PSLV के बाद हमने और विकास किया, तो हम लाए GSLV, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और GSLV के बाद एक और ध्यान रखिए, रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल, शायद RLV इसे कहते हैं, एक बार हम चेक कर लेंगे। RLV ये चर्चा में, ये क्यों है, इसको हमने कहा ना रीयूजेबल, अर्थात इसका प्रयोग क्या होता है। GSLV हमने भेजा, GSLV अंतरिक्ष में गया और फिर क्या हो गया, वहीं से वो अपने जो भी रहता है वो उसको प्रदान, मतलब ये रहता है ना कि इसको थोड़ा सा ये रॉकेट जाएगा और ये पावर प्रदान करेगा जो सैटेलाइट हम भेज रहे हैं, और ये सैटेलाइट को पावर प्रदान करके जैसे ही अर्थ की ऑर्बिट में स्टैब्लिश करेगा, ये खुद को वहां गिर जाएगा और अंतरिक्ष अपशिष्ट बन जाएगा। परंतु ये जो है RLV, ये रीयूजेबल, ये क्या करेगा, ये सैटेलाइट को अर्थ की ऑर्बिट में छोड़ेगा और वापस फिर से पृथ्वी पर आ जाएगा। हाल ही में आपसे पूछा जा सकता है, कौन से रीयूजेबल
रॉकेट को लॉन्च कीजिए, मतलब रॉकेट का सफल परीक्षण भारत ने किया है, तो आप याद रखेंगे पुष्पक। पुष्पक नामक रीयूजेबल जो रॉकेट है उसको हमने सफल परीक्षण चिनूक से लगभग 4.5-5 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा था और सफलतापूर्वक इसने लैंडिंग की थी। चलिए वापस विषय पर आते हैं। हमने देखा रॉकेट, तो रॉकेट देखिए पढ़ने का तरीका समझ में आ रहा है ना आपको, कि जैसे ये शब्द आ गया तो इस शब्द पर ही हमें थोड़ा सा खोज लेना और लिख लेना है वापस सिलेबस में कहां कहां इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे स्लाइड में जाते हैं। फिर क्या लिखा है, दो पैलोड क्रू मॉडल, मानव को ले जाने के लिए क्रू मॉड्यूल का प्रयोग किया जाएगा, सर्विस मॉड्यूल का प्रयोग, दो तरल प्रणोदक इंजनों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में व्योम मित्र, अच्छा हाँ मुझे ध्यान आता जाता है, मैं बता, यहां पे हम देख रहे थे ना ठोस द्रव, यहां भी पूछा जा सकता है आपको। तो यहां पे पहले चरण में ठोस, फिर प्रणोदक, दूसरे चरण में प्रणोदक और तीसरे चरण में क्रायोजेनिक इंजन। ध्यान रखिएगा, फेवरेट प्रश्न है यहां पे परीक्षाओं का, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कौन से रॉकेट में किया जाता है, एसएलवी, एएसएलवी, पीएसएलवी, जीएसएलवी, तो काय में प्रयोग किया जाता है, जीएसएलवी। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। तो यहां पर हमने देखा, ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं व्योम मित्र। व्योम मित्र क्या है, प्रोटोटाइप हाफ ह्यूमनाइड रोबोट है। हाफ ह्यूमनाइड का क्या होता है, देखिए ह्यूमनाइड का मतलब क्या है, ह्यूमन मतलब मानव, तो ह्यूमनाइड का मतलब मानव के जैसा दिखने वाला, मानव के जैसा क्रियाकलाप करने वाला। सब हाफ का मतलब आधा, तो जी कैसा ह्यूमनाइड होगा, आधा होगा, मतलब इसका ये धड़ तक है, इसको आप देखोगे, इसकी फोटो डालोगे व्योम मित्र की, तो ये यहां तक इसको बनाया गया, इसके बाद इसके पैर इत्यादि नहीं बनाए गए, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप याद करिएगा, यूनिट 9 आप होमवर्क लेके जाइए, आप कमेंट कीजिएगा कि जो भी रोबोट होते हैं उनकी मांसपेशियों को, उनकी भुजाओं को, उनके हाथ को, उनके पैर को क्या कहते हैं। चलिए ठीक है, तो ये हाफ ह्यूमनाइड रोबोट है। ह्यूमनाइड का मतलब होता है मानव जैसा दिखने वाला, हाफ मतलब आधा, जिसे व्योम मित्र नाम दिया गया। प्रश्न सीधा बना था पीएससी में, व्योम मित्र किसका रोबोट है या किसके द्वारा बनाया गया, इसरो। कुछ लोग डीआरडीओ लगा कर आ गए थे, कुछ लोग ने बार्क लगा दिया था, जो भी ऑप्शन में थे, अपन को इसरो लगा के आया। यह महिला रोबोट है। अब देखिए भारत का महिला सशक्तिकरण का यहां पर एक उदाहरण, भारत ने सुनिश्चित किया था कि हम गगनयान में, मोदी जी ने क्या कहा था, कुछ पुरुष स्त्री मतलब बेटे बेटियों को भेजेंगे, भारत ने क्या किया, उन्होंने कहा महिला को भी भेजेंगे। अब महिला को यान में, मानव युक्त यान में नहीं भेजा, मानव रहित में भेज दिया। तो इसको डिजाइन कैसा किया अपन ने, महिला रोबोट के जैसा, जिसे गगनयान के साथ भेजने की योजना बनाई जा रही है। गगनयान की 3 उड़ान वो अपन चर्चा कर चुके हैं, जीवन, व्योम मित्र और फिर उसके बाद हमारा मानव युक्त। इसरो, और इसरो के साथ किसने, ये भी पूछ सकते हैं, तो इनर्शियल सिस्टम यूनिट आईआईएसयू द्वारा यह निर्मित किया गया है। 2020 में इसका अनावरण हुआ था, इसलिए 2020 या 21 की पीएससी में, 2020 की पीएससी में शायद पूछा गया था। विशेषता क्या है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला रोबोट। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला रोबोट, उड़ान के दौरान कंपन और झटके झेलते हुए रॉकेट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको तो इतना याद रखना है कि व्योम मित्र को किसने डिजाइन किया है और ये पहली कैसी रोबोट है, ह्यूमनाइड रोबोट है। प्रश्न आता है सर क्या ये पहली भारत की तो है, तो विश्व में कौन गया, तो आपको याद होगा एक यूरी गागरिन गए थे अंतरिक्ष में, इनके साथ भी एक रोबोट को भेजा गया था, याद रखिए, उसका नाम याद रख लीजिएगा, इवान। क्या नाम याद रखेंगे आप उसका, इवान। 2011 में नासा ने भेजा, तो नासा ने नाम दिया रोबोनॉट। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, अलग अलग देशों द्वारा भेजे जाते हैं, जैसे भारत ने व्योमनॉट या व्योम मित्र, नासा ने क्या रखा, रोबोनॉट, ऐसे अलग अलग देशों ने क्या नाम रखे। लेकिन अभी याद रखिए भारत ने भेजा था, कौन सा, व्योम मित्र भेज रहा है। यूरी गागरिन कौन से ले गए थे, रशिया के इवान। नासा का क्या कहलाता है, रोबोनॉट। और इसी के साथ एक और बात करें, जापान, तो जापान का भी आप याद रखिएगा, जापान का एक बहुत ही सूक्ष्म था, इसका नाम है किरोबो रोबोट, किरोबो। ये जापान का जो भी उन्होंने अपना यान भेजा, जापान नॉर्मली नासा के सहयोग से ही भेजता है, तो उन्होंने मानव युक्त नहीं भेजा होगा, मानव रहित यही किरोबो भेजा होगा। चलिए इतना याद हो जाएगा हमें। चलिए अगली स्लाइड में बात करते हैं, क्या लिखा है, अंतरिक्ष यात्रियों के विभिन्न नाम। ठीक है, जैसे इसरो जो है, इसरो जब भी कोई मानव रहित यान या रोबोट भेजेगा तो उसको क्या कहते हैं, व्योम मित्र। हमने मित्र कहा, कहते हैं कि जब ईश्वर कुछ रक्त संबंधों को रिश्तों के रूप में हमारे यहां नहीं भेज पाता तो वह मित्र को बना देता है। तो हमने कौन सा भेजा था, व्योम मित्र। ठीक है, व्योमनॉट्स भारत। इसके अलावा क्या पूछ सकते हैं, यूएसए, यूएसए का कौन सा है, एस्ट्रोनॉट्स।
ठीक है। कॉस्मोनॉट किसका है? रशिया का। और टाइकोनॉट किसका है? चाइना का। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन, वैसे बहुत कम संभावना है इसके आने की, लेकिन नॉर्मली आपसे पूछ सकते हैं कि टाइकोनॉट्स कौन से देश का जो मानव रहित यान होगा तो उसे क्या कहेंगे? टाइकोनॉट्स, कॉस्मोनॉट और एस्ट्रोनॉट। और व्योमोनॉट्स या व्योम मित्र किसका है? भारत का। तो चलिए, हमने आज यहां पे गगनयान में समझा कि गगनयान क्या था, गगनयान में किन किन व्यक्तियों को भेजा गया, ये 4 नाम आप याद रखेंगे, अंगद, अजित, प्रशांत, शुभांशु, ऐसे याद रखेंगे, ए और फिर प्रशांत और शुभांशु। उसके बाद हमने चर्चा की व्योममित्र के बारे में कि व्योममित्र क्या था, कौन सी एजेंसी ने इनको ट्रेंड किया, रोसकॉसमॉस। फिर हमने व्योममित्र के बारे में बात की। इसके अलावा कुछ और भी बात की, जैसे हमने पृथ्वी की निम्न कक्षा में बात की तो लियो, मियो, जियो। जब जीएसएलवी की बात आई थी तो हमने कहा एसएलवी, एएसएलवी, पीएसएलवी, जीएसएलवी और फिर रीयूजेबल। ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा कि व्योम मित्र में ह्यूमनाइड रोबोट है, तो व्योम मित्र के अलावा कौन कौन गया? यूरी गागरिन के साथ इवान, नासा का रोबोनॉट और जापान का किरोबु। पूछा जाता है रोबोनॉट किसका रोबोट है या किसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला टेक्निक है, या रोबोट किसका है? नासा का, किस एजेंसी का। और फिर देखिए अन्य अलग अलग देशों के नाम। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए समसामयिक घटनाक्रम के साथ। जय हिंद।